Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel निगाह IAS RPCS। आज हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की 5वीं क्लास देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाएं। अगर आपको मेरी ये मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके साथ उनको भी इस कंटेंट का लाभ मिल सके। चलिए क्लास देखते हैं। सबसे पहली टॉपिक है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या, एक जाति के जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जैसे हमारे गांव में देखिए कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो एक उदाहरण दिया जाता है जो गंदा काम करता है कि तुम कुत्ते की जाति के हो क्या। जैसे एक एरिया में जो भी एक ही जीव के सभी संख्या है उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या। अगला है समुदाय। एक जाति से अधिक जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? समुदाय। एक जाति से अधिक, जैसे ये देखिए हमारा गांव है, इस गांव में कुछ कुत्ते की संख्या रहती है, कुछ मानव की संख्या रहती है, कुछ पेड़ पौधों की संख्या रहती है। तो इसमें कई जातियों की संख्या रहती है ना, तो इस संपूर्ण को कहेंगे कि यह एक समुदाय है। अगला है जैविक घटक के प्रकार। जैविक घटक के प्रकार, देखिए जैविक घटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषित या ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है परपोषित। स्वपोषित किसे कहते हैं? देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश या रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हो उन्हें स्वपोषित जीव कहते हैं। हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सभी क्या है? स्वपोषित। शब्दवे से क्लियर है, यानी स्व से होता है स्वयं, पोषित मतलब खाना, तो अपना भोजन स्वयं बनाना क्या कहलाएगा? स्वपोषित। क्या कभी हम पेड़ पौधे को बनाया भोजन देते हैं? नहीं, वो तो वायुमंडल की CO2 और मृदा के जल को लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा है परपोषित। परपोषित ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें परपोषित कहते हैं। जैसे हम लोग खुद ही देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, खेती से जो अनाज उगता है, जो सब्जी उगती है उसको खाते हैं। तो क्या हम अपना भोजन खुद से बना लिए? हम तो दूसरे पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम परपोषी हैं। चलिए देखते हैं परपोषित जीव जंतुओं की कितनी शाखाएं हैं। तो इनमें मुख्यतः 4 आती हैं। पहली है शाकाहारी, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। गाय, बैल, खरगोश, बकरी, ये सभी जीव जंतु शाकाहारी हैं। शाकाहारी का मतलब देखिए यहाँ शाक प्लस आहारी लिखा है ना, तो शाक का मतलब होता है कि पेड़ पौधों, ठीक है, आहार का मतलब होता है भोजन, तो जो पेड़ पौधों को खाएं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी जंतु क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, शेर, बाघ, तेंदुआ। तो देखिए जो मांस को खाते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ क्लियर है कि मांस धन आहारी, तो मांस का खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। देखिए शेर कभी घास, तो किसी ने शेर को घास खाते हुए देखा है? नहीं। तो शेर के लिए एक उक्ति प्रचलित है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा। तो ये क्या हुआ? शेर कि बगैर मांस के मैं अपना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरा है बाघ, तेंदुआ, ये सभी क्या है? मांसाहारी हैं। चलिए अगला देखते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी, देखिए सर्वा का मतलब होता है सभी, सब कुछ। आहार मतलब भोजन, तो सर्वा मतलब सब कुछ, आहार का मतलब भोजन। तो जो सब कुछ खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे देख लीजिए मानव क्या है?
मानव मानव हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी सर्वाहारी हैं। भाई हम लोगों के गाँव में कुत्ता रहता है, हम लोग तो देखते हैं कि उसके पास अगर साग-सब्जी भी डाल दो तो वो खा लेता है, और कहीं मांस का टुकड़ा पा गया तो मांस वो खा लेता है। अगर मानव सर्वाहारी ना होता तो चिकन चिल्ली-विल्ली कैसे बिकती? चिकन चिल्ली मानव खाता है ना, बर्गर मानव खाता है ना, तो ये सब क्या है? मोमोज खाता है, मोमोज शाकाहारी है, लेकिन चिकन चिल्लियाँ क्या है? तो मानव सर्वाहारी है, जो मांस और शाक दोनों खाता है। अगला है वियोजक या अपघटक। वियोजक या अपघटक ऐसे जैसे देखते हैं हम लोग कि कोई भी जंतु मर गया, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुत्ता है या कोई शियार-वियार मर जाता है, तो उसके शरीर में गंध आने लगती है और उसके शरीर धीरे-धीरे करके खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो वियोजक होते हैं या अपघटक जीव जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करे उसे वियोजक कहते हैं। कभी मरा हुआ कुत्ता अपनी पूर्व अवस्था में नहीं रहता, वो मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए तो एक कविता प्रचलित है कि ज़मी खा गई नौजवां कैसे-कैसे, तो ये अपघटक का काम होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जो ज़मीन का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बारे में देखेंगे। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र 3 प्रकार का होता है, वन, घास, मरुस्थल। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें वन वाला नहीं मिलता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है ना, जो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, तो ये सभी कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र है? वन पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम भाबर में चले जाएँ तो बड़ी-बड़ी घास मिलती है कि नहीं? तो घास पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम राजस्थान में चले जाएँ तो मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है ना? तो भारत में कौन-कौन से पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं? वन, घास, मरुस्थल। तो ये कहने का मतलब मेरा कि जो स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वन होता है, एक घास होता है, एक मरुस्थल होता है। अगला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से स्पष्ट है कि जो जल में पाया जाता हो। तो देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। तो 71% भाग पर जब जल है, तो 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी होगा। अर्थात पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र फैला है, वो जल वाला है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक भाग पृथ्वी पर पाया जाता है। चलिए देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पहला है अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब जिस जल में नमक, लवण की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर से कम हो। 35 ग्राम प्रति लीटर। तो 35 ग्राम प्रति लीटर से जिस जल में लवण की मात्रा कम हो उसको क्या कहते हैं? अलवणीय। जैसे हमारे गांव का तालाब, हमारी झील, हमारे गांव की नदी, ये सभी क्या है? अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना। तो तालाब, झील, नदी, ये सभी क्या है? अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। दूसरा है लवणीय जल। लवणीय जल का मतलब जिस जल के 1 लीटर में 35 ग्राम क्या हो? लवण हो। 35 ग्राम प्रति लीटर लवण हो, उसको लवणीय जल कहते हैं। जैसे खारी झील, ऐसी झील जिसका जल खारा हो उसको क्या कहते हैं? लवणीय झील। ज्वार नदमुख, जैसे ये सागर है और ये नदी है, तो नदी मिलने के पहले जो ये पार्ट बन रहा है इसको क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख या डेल्टा। तो ज्वार नदमुख कैसा है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला है समुद्र। समुद्र सब जानते हैं कि समुद्र कैसा है? लवणीय जल। आइए देखते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ देखिए कृत्रिम दिया हुआ। कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ, तो मानव निर्मित को क्या कहते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कृषि क्षेत्र, मान लीजिए ये इतना एरिया है और इस एरिया में मानव ने जो है फसल बो दी, तो ये मानव के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ना, क्योंकि इसमें कुछ कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव कर सकता है जिससे
इस कीटनाशक दवा की वजह से कुछ जीव जंतु मारे जाएंगे और उसमें उनका इसमें उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। तो मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कृषि क्षेत्र। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो कंटेंट का लाभ मिल सके। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुँचाएँ। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम लोग देखते हैं PYQs जो IAS या PCS में पूछे गए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये BPSC प्री 2019 में पूछा है। तो 2019 BPSC में पूछा यानी बिहार PCS में। क्वेश्चन है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जैसे ये एक जगह है, इस जगह में जो जीव रहता है तो इस जगह को क्या कहेंगे? ए है आवास, बी है पारितंत्र, सी है निकेत, डी है बायोम। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आवास। तो आवास, घर में ही तो जीव रहता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा घर होता है ना, तो आवास में कौन रहता है? जीव। क्या आवास में पेड़ पौधे होते हैं? नहीं। और पारितंत्र क्या होता है? जीव और आजीव दोनों का, ठीक है। और निके क्या होता है कि एक विशेष जीव का होता है। बायोम क्या है? दोनों का मिलन है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा आवास। जहां जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन झारखंड PCS प्री 2013 में पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो निम्न में से कौन एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित पारितंत्र है? ए है तालाब, बी है खेत, सी है वन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा खेत। भाई मानव ही तो खेत को बनाता है। खेती कौन करता है? मानव। तो कृत्रिम पारितंत्र कौन होगा? खेत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपी PCS प्री 2016 में पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वही क्वेश्चन है। ए है धान का खेत, बी है वन, सी है घास का मैदान, डी है झील। तो देखिए धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि वन जो है प्राकृतिक रूप से है, झील भी प्राकृतिक रूप से ही बनती है, घास का मैदान प्राकृतिक रूप से ही होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपी PCS 2014 प्री में पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए है समुद्र, बी है घास के मैदान, सी है वन, डी है पर्वत। तो मैंने बताया कि 71% पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। तो इसलिए जो समुद्र है ए वाला सही होगा। तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर। सागरीय ए है, बी है वन, सी है पर्वतीय, डी है मरुस्थल। अच्छा ये देखो एक बात, जो स्थल भाग होता है उसको गर्मियों में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जो जल होता है वो धीमे धीमे गर्म होता है और धीमे धीमे ठंडा होता है। तो इसलिए होगा ए आंसर कि सागरीय या महासागर जो है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छी लग रही है, और आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।